हे माय ऑल ब्यूटीफुल हेड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए विलन कैन बी लवर की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आज के पार्ट से एक्चुअली स्टोरी अब शुरू हो गया है एंड आज की पार्ट के लिए प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग प्रिपेयर होकर उसके बाद सुना, क्योंकि इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ इसमें होगा जो शायद एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम होगा। आई नो एंड ऑब्वियसली हमारी थर्ड पर्सन की एंट्री हो गया है और आपने पूछा, लाइक आप में से कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ दी थर्ड पर्सन आए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कोई इंटीमेसी सीन वगैरह नहीं होगा तो रिलैक्स गाइस। थर्ड पर्सन है बट इंटीमेसी कोई सीन्स नहीं होगा, बट थर्ड पर्सन के कारण ये स्टोरी और भी ब्यूटीफुल और भी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है, इतना मैं एश्योर कर सकती हूँ। और लाइक जो एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा क्यों और किस लिए, तो इस दो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आगे स्टोरी में मिल जाएगा। और मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट मैं कहीं ना कहीं बहुत डरी हुई हूँ। जब से मैं स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ तब से ही मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, इसलिए मैं बार बार बस आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो बहुत इमोशनल है, जो इमोशनल स्टोरी सुनना पसंद नहीं करते हैं, लाइक थोड़ा ब्रूटल टाइप की, वो प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप लोग ऐसी स्टोरी सुनो और फिर आप लोग कुछ उल्टी सीधे कमेंट करो। इससे आप लोगों का भी मूड ख़राब हो जाएगा, फिर मेरा भी मूड ख़राब हो जाएगा, और मेरा मूड ख़राब होगा तो फिर मैं वीडियो लाइक मैं नहीं दूंगी। मैं ऐसी इंसान हूँ, तो इसी कारण मैं बार बार बोलती रहती हूँ। सो बस यही शेयर करना था, बोलना था। पता नहीं आज के बाद से आप लोग क्या ही रिएक्ट करोगे। जो भी हो, मैं खुद घबराई हुई हूँ, लाइक घबराई से ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा ही लाइक एक्साइटेड हूँ। अब चलो फिर जो भी है, आप मेरी वॉइस से, मेरी बातों से समझ आ रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की पार्ट शेयर करने के लिए। बस तक भी ध्यान कि घर से अभी फ़िलहाल कुछ ही टाइम पहले एक JTR 35 बाहर आया है, क्या हम उसकी पीछा करें? जाने दो, वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है बॉस। दूसरी तरफ लान वांगजी ठीक ढेर से स्माइल कर बोला, जाने दो। अब जिन जुशन थोड़ा सा शॉक हो गया था, वो मिरर से वांगजी की तरफ देखा। कल से वांगजी के बिहेवियर उसे रत्ती भर भी समझ नहीं आ रहा है। ये लान वांगजी, ये एक रहस्यमय इंसान है, इसके अंदर तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। सबसे बड़ी क्वेश्चन, एक चाइनीज़ होके ये इंसान इटली की वो पाप की दुनिया में कैसे पहुंचा? हाँ, कैसे? ये सारा एक अंधेरा है जिसको कैसे, किस लिए, क्यों, कि कोई भी चीज़ का आंसर उसे नहीं मिलता है। लाइक जिन हुसैन बहुत बार जानने की कोशिश किया कि वांगजी वहाँ कैसे पहुंचा, कैसे एक माफिया किंग बना, क्या, बट उसे कुछ पता नहीं चला। हम नॉटेड ऑफ ये बोल के कॉल काट दिया। मुशन्नो जो सर को नीचे कर लिया, फ़ोन की तरफ एक बार देखा एंड उसके बाद कार के पास चला गया। अभी उसको फार्म हाउस पे जाना है। दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहा था। सबसे पहली बात यही कि कभी भी उसने वांगजी की नज़र में विंग के लिए कोई प्यार, कोई सॉफ्ट कॉर्नर कुछ नहीं देखा था। उसके बाद भी क्यों फिर विंग विंग के लिए ये इंसान ऐसे कर रहा है? वाई सडनली? अगर ये सब कर ही रहा था, इतना पागल हो गया था, इतना बेचैन हो गया था, इतना एग्रेसिव बिहेव कर रहा था, देन आज सडनली फिर से क्यों शांत हो गया? कारण 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 हज़ारों चीज़ उसके दिमाग में घूम रहा था, बट इसका जवाब उसे कहाँ से मिलेगा? फांगजी जैसे हार्टलेस क्रूल इंसान इसका जवाब देगा? उस इंसान के दिल में क्या चलता है वो इंसान कभी बताएगा? या फिर उस इंसान के दिल में कुछ चलता भी है? नहीं, शायद सब तो दिमाग से ही चलता है। दिल नाम का कोई चीज़ है भी या नहीं पता नहीं। जो भी हो, वो समझ नहीं पा रहा है कि वांगजी अभी तक इतना एग्रेसिव बन गया था। इन 4 दिनों में वो क्या कुछ किया, हर एक जगह से, हर एक चीज़ से विंग के बारे में, उसकी एड्रेस को पता किया। और आज जब उसे पकड़ने की बारी आई, उसे पकड़ सकता है, उसको रोक सकता है, तो इंसान एकदम शांत हो गया, जैसे कि उसे कोई परवाह ही नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वाई, मतलब इतना कैसे शांत हो गया? उस दिन तो ऐसा नहीं था। बस एक कॉल लगाई और अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के यहाँ पे आ गई, इतनी दूर से। भांगजी के लिए जिद, हाँ, एक जिद के अलावा और कुछ ही नहीं है। भांगजी अपनी जिद को अगर आगे लाए तो उसे जो चाहिए वो हासिल करके रहता है। अगर विंग उसकी सीधी है देन अब उस जिद को वो छोड़ क्यों रहा है? भांगजी वो बाज है जो अपनी शिकार को कुछ
ही सेकंड में हासिल कर लेता है। हाँ, देन अभी अभी अपना शिकार सामने होने के बाद भी उस शिकार को जाने क्यों दे रहा है? क्यों? ऐसे हज़ारों क्वेश्चन मोशनों के दिमाग में चल रहा था, बट इसका आंसर वांगजी नहीं देगा। उनका बोल के भी वांगजी बिल्कुल नहीं सोया। उसके हाथों में जो शराब का बोतल था उसे उठाया और पूरा एक ही बारी में एकदम पूरा फिनिश किया और उस बोतल को दीवार में बहुत ज़ोर से फेंक मारा। इतनी ज़ोर से साउंड होके वो कांच पूरे पूरे फ्लोर में एकदम एकदम भर गया था। वांगी अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, हाँ, बट वो नहीं हो पा रहा है। उसका वो रूम अभी फ़िलहाल डिस्ट्रॉय हो पड़ा है। अपनी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसी कारण कल रात से लेके अभी तक इतना ज़्यादा ड्रिंक किया है वो तो उसे भी नहीं पता। इतनी ड्रिंक करने के बाद भी उसे थोड़ा सा भी नशा नहीं हुआ। ऊपर से अभी आसपास बहुत सारे ड्रग्स पड़ा हुआ था, इंजेक्शन पड़ा हुआ था। बहुत बार उसने इंजेक्शन अपने हाथों में पुश किया था, इसके कारण जगह जगह पे ब्लड निकला और वो सूख के एकदम एकदम सूख गया है उसके हाथों में। फिर भी इस इंसान को थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे कि थोड़ा सा दर्द भी नहीं हुआ। ये इंसान है क्या चीज़? इसे इसे कोई भी चीज़ में दर्द फील होता भी है या नहीं? इसी के कारण उसका फेस बार बार सख्त हो रहा था। अपनी दांतों को खींचते हुए वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, बट नहीं, ऐसे नहीं हो रहा है। वो फिर से कैबिनेट के पास चला गया जहाँ पे उसकी वो शराब की या फिर उस बार था, वहाँ से फिर से एक बोतल निकाला, थोड़ा घुट पिया और फिर से उसे ज़मीन पे फेंक दिया। नहीं नहीं, वो शांत नहीं हो पा रहा है। 9 घंटे 30 मिनट जर्नी करने के बाद भी उसे शांति नहीं मिल रहा है। उसे सोना है बट वो सो नहीं पा रहा है। उसका दिमाग खराब होते जा रहा है। वो उस कांच के ऊपर चलते चलते बैल्कनी के सामने जाके खड़ा हुआ, उन सारी पेड़ों की तरफ देखा जिसे इस बैल्कनी को सजाया गया था, एंड देखा एंड बोला, यू हैव टू पे फॉर इट रेड। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। इसका सज़ा तो तुम्हें मिलेगा, और बहुत जल्दी और बहुत गंदे तरीके से मिलेगा। रीचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक प्लेन जो कि हवा में उड़ गया। हाँ, उनका डेस्टिनी है यूएसए। 2 शख्स उस प्राइवेट जेट के अंदर बैठा हुआ है। एक इंसान जो कि उसी प्लेन के अंदर जो पायलट वगैरह से है उनके साथ बात करने में बिजी है, और दूसरा शख्स विंडो के सामने, विंडो के पास बैठ के बाहर की तरफ देख रहा है, उन आसमान में, उस खुले वाइट बादल की तरफ। क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है, उसे कुछ नहीं पता। कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना कि लोगों के सामने होके भी बहुत दूर चले जाते हैं, कहीं खो जाता है। उस शख्स का हालत भी वैसे ही है। वो चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, बट दिन ब दिन वो खोते जा रहा है अंधेरे के अंदर। ये अंधेरा उसे 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 जकड़ ले रहा है। किसी ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया, उसने रोशनी दिखाना चाहता है। वो पकड़ तो ले उस हाथ को, बट क्या सच में वो इस अंधेरी से, इस शर्ट से कभी बाहर आ पाएगा, कभी बच पाएगा? उसका पूरा बॉडी में कलंक और कलंक ही है। जहाँ पे भी देखो वहाँ पे कलंक। और वो एक साफ सुथरा, एक प्योर हार्टेड इंसान की जिंदगी के जाके क्या क्या उस इंसान को भी कलंक पे लपेट तो नहीं रहा है ना? फ्लैशबैक। सडनली जो प्रीस्ट था, जो शादी पढ़ाने वाला था, वो आ ही नहीं पाया क्योंकि सडनली बीच रास्ते में उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया एंड उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अब सिर्फ रजिस्टर वाले थे। हाँ, उसने डिसाइड कर लिया बस रजिस्टर करके रखेंगे, जब कंट्री लौट के आएगा तब अपनी शादी के अनाउंस करेंगे सबको। अभी फ़िलहाल बस विंग उसके नाम के साथ जुड़ जाए, बस एक साइन कर दे और उसका ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी के साथ बस जुड़ जाए, वही हो जाता है। और दूसरी तरफ विंग वो साइन करके एक अच्छा इंसान की ज़िंदगी में कलंक बन जाएगा, या फिर जो इंसान उसे प्रॉमिस किया है उसे संभाल के रखेंगे। जैसे एक फूल जब मिट्टी में गिरता है उसे बहुत अच्छी तरीके से उठा के रख देता है, ठीक उसी फूल की तरह उसे रखेगा। प्रॉमिस किया है, हाँ, उसने प्रॉमिस किया है। वो अपने दिल में समेट के रखेंगे। हाँ, उसे वो सारी हक देंगे। विंग को दिल से, विंग के बॉडी से सारी कलंक को, सारी चोटों को, सारी निशानियों को वो दूर कर देंगे। वो बनेगा मिस्टर तकबीर देवान की हस्बैंड। क्या इतना आसान है?
क्या वो बन भी पाएगा? नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। शादी के बारे में अभी फ़िलहाल तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो एक मिनिस्टर है। अगर एक को भी पता चल जाएगा तो वो लाइक ब्लास्ट हो जाएगा, पूरे न्यूज़ चैनल हर एक जगह पे रिपोर्टर वगैरह सब आ जाएंगे। और अभी फ़िलहाल तकदीर ये रिस्क नहीं उठाना चाहता। वो बस अपनी पापा और 2 बॉडीगार्ड के साथ बस अभी सिग्नेचर करना चाहता है। अब चाइना ट्रेडिशनल के मुताबिक जब तक ट्रेडिशनली बॉल्स लेके शादी नहीं होगा तब तक शादी को वैलिड नहीं माना जाएगा। इसीलिए वो दोनों शादी तो करेंगे बट प्रॉपरली वैलिड नहीं होगा जब तक वो लोग बॉल्स नहीं लेंगे। हाँ, और इसी कारण वो अभी कुछ कर भी नहीं पा रहा है। वो बस जितना जल्दी हो सके एक सिग्नेचर करना चाहता है। वो सिग्नेचर ही फ़िलहाल उसके लिए काफ़ी है, बाद में आके सब कुछ वो कर लेगा। वो खुद जाके विंग के लिए शॉपिंग करके लाया था। वो विंग के पास वो दिया भी था एक अच्छा सा शादी वाला सूट, बट वो विंग पहना तक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंग रोया भी नहीं, एकदम सख्त होके बैठा हुआ था, जैसे अब इसी वक्त उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। वो घर की एक टी शर्ट में नीचे आके बैठ गया था। दूसरी तरफ तक भी उसने एक अच्छा सा ड्रेस पहना था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो बार बार विंग की तरफ देख रहा था, बट विंग एक बार के लिए भी आंखें उठा के तकबीर की तरफ देखा तक नहीं था। तकबीर को बुरा लगा। वो चाहता है विंग उसको देखे। वो विंग के लिए जितना बेचैन होता है, विंग की एक हंसी के लिए वो जितना बेचैन होता है, विंग भी उसके लिए ठीक उतना ही बेचैन हो, उतना ही विंग उससे प्यार करे जितना वो उससे करता है। वो चाहता था आज इसी वक्त विंग उसके लिए तैयार हो, यहाँ पे आके बैठे, उसके नाम पे अपना नाम कर दे खुशी खुशी, बट ऐसा नहीं हुआ। और तकबीर अभी इसी वक्त उनको फोर्स नहीं करना चाहता। वो वेट करेगा, वहीं के लिए वेट करेगा, चाहे वो पूरा ज़िंदगी के लिए हो, वो वेट करने के लिए तैयार है। रजिस्टर था ना, वो सारी कागज़ को रेडी कर लिया था। अभी तकबीर के दोनों साइड में उसका बॉडीगार्ड रेयान और एक बॉडीगार्ड खड़ा था। वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि आज उनका बॉस का शादी होने वाला है। जो इंसान इस शख्स वहीशान को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वही इस शख्स ये तकबीर को जानता है, अब से नहीं बहुत पहले से, बहुत अच्छे से इस इंसान को जानता है जिसे वो अपना सेवियर मानता है। आज उसके ही साथ शादी होने वाला है। वो रजिस्टर वाले जस्ट पेपर को देखा एंड आगे ही बढ़ा था। उससे पहले बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खोला एंड बंद भी बहुत ज़ोर से हो गया। वो साउंड इतना ज़ोर से था ना कि जो रजिस्टर वाला था ना उसका हाथ काँप उठा और वो तुरंत सामने उस इंसान की तरफ देखा। वो इंसान जो गुस्से में उसको घूर रहा था, और उसके बाद विंग की तरफ देखा। विंग अभी भी अपने सर को नीचे किया हुआ था, जैसे उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। वो तो एक रोबोट है ना, रोबोट को कोई चीज़ का कोई फ़र्क पड़ता है क्या? उसे भी नहीं पड़ा। तभी तकबीर का फादर देखा बोला, एलेक्स तुम इस ओमेगा से शादी नहीं कर सकते, समझ में आई मेरी बात? तकबीर जब अपनी फादर की तरफ देखा एंड वो खड़ा हुआ उसके फादर की तरफ देखा, बोला डैड आप अंदर जाइए। वैसे बोला तुम मेरी बात को सुनो, मैं अंदर जाऊंगी बट मैं अकेला नहीं जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलोगे, यहाँ पे कोई शादी नहीं होगा। एलेक्स नाम सुनते ही विंग तुरंत सर को ऊपर किया, तकबीर की तरफ देखा, और तकबीर जब देखा विंग उसको देख रहे, वो बहुत नर्वस हो गया। वो तुरंत अपनी फादर की तरफ देखा, बोला मैंने आपको बोला ना आप अंदर जाइए, हम बाद में बात करेंगे, ये बातों के खिलाफ मत जाओ एलेक्स। डैड आपका दवाई का टाइम हो गया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, अब चाहिए दवाई खाइए और उसके बाद सो जाइए। तुम मेरी बातों को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, समझ में आई ना? तुम मेरे बेटे हो ना कि मैं तुम्हारी, तुम्हें मेरी बात सुनना होगा। तकबीर जो कि देखा उसके फादर की तरफ, एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला मैं आपको अंदर जाने के लिए बोल रही हूँ ना, देखिए मैं अभी इस वक्त कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहती हूँ, ये मेरी स्पेशल डे है, तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे हो? हाँ, मैं जिंदा रहते ये शादी नहीं होगा, मैं कभी भी होने नहीं दूंगी। अब तकबीर का भी दिमाग खराब हो गया। वो तुरंत अपने फादर की तरफ देखा, बोला शादी होगा आज, अभी यहाँ पे शादी होगा, आपको समझ में आई? अब उसका फादर ने देखा, बोला तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो? हाँ, इस 2 रुपये की ओमेगा के लिए तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो, अपनी फादर के ऊपर? हाँ, ये ओमेगा कहाँ से आ गया, पता नहीं कैसा होगा, कैसा बच्चन, पता नहीं क्या होगा, और तुम। तभी उसने देखा, बोला खबरदार अगर आपने और एक शख्स भी बोला है तो मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं उसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, और अगर आपने मेरी हस्बैंड को लेके और एक गंदी वर्ड बोली, आई स्वेयर डैड, मैं अभी इसी वक्त आपकी जान ले लूँगी। उसके बारे में मैं एक
पल के लिए भी नहीं सोचूंगी कि आप मेरे डैड हो। मैं सब भूल जाऊंगी। पेड़ जो बहुत ज़ोर से चिल्ला उठा, अभी तक उसका जो अच्छाई था वो कहीं दूर भाग गया और अपनी अंदर की वो हैवानियत को, वो गुस्से को वो बाहर ला दिया। वो इतना गुस्से में आ गया था, वो तुरंत अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा एंड इशारा किया एंड बॉडीगार्ड आके उसके फादर को पकड़ा एंड उसका फादर भी चिल्ला रहा था और उसे खींचते हुए रूम में लेके गया और उन्हें बंद कर दिया गया। वही एक पत्थर की तरह था, जैसे यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो कुछ ऐसे कुछ सुना ही नहीं दिया। तब फिर अपने आप को शांत किया एंड तुरंत आके अपनी फिर से उसी जगह पे बैठ गया। जो पेपर नीचे रखा हुआ था उसको उठाया एंड तुरंत उसमें साइन कर दिया एंड उसी पेपर को वहीं के आगे बढ़ाया, वहीं की तरफ देखा। वहीं जो कुछ समझा ही नहीं, तभी तकबीर ने बोला साइन करो। वहीं को क्या हुआ उसे नहीं पता, वो कौन सी दुनिया में है उसे वो भी नहीं पता। वो बस उस पेन को उठाया और क्या किया उसे नहीं पता। बट जब उस रजिस्टर वाले ने बोला हो गया सर, वहीं तुरंत सर ऊपर करके देखा सामने की तरफ, वो अपने हाथों की तरफ देखा। उसके हाथों में पेन है और वो पेपर उस इंसान की तरफ है। यानी कि मैंने साइन कर दिया। कब? हाँ, मैंने साइन कर दिया। बन गई वो इस तकबीर देवान की हस्बैंड। वहीं अपनी सोचों में इतना ज़्यादा गुम था कि उसने नोटिस ही नहीं किया एक इंसान अपनी दो आंखों से उसे मिसमराइज होकर देख रहा है, जिसका नज़र विंग के ऊपर से एक सेकंड के लिए भी नहीं हटा। बट विंग देखे तब ना, वो तो कहीं दूर खो गया है। वो इस ओमेगा की तरफ देखा। 4 साल पहले के साथ अभी का कोई मैच नहीं है। 4 साल पहले जितना प्यारा था अब उससे भी ज़्यादा बन गया है। इस ओमेगा को जब भी वो देखता है वो खो जाता है कहीं दूर। उसे पता है ये ओमेगा उसका बर्बादी का कारण बनेगा, बट फिर भी इस ओमेगा से वो दूर नहीं जा पाया, भूल नहीं पाया। समय कितना जल्दी चला जाता है ना। वो भी सोच में पड़ गया, याद करने लगा 4 साल पुराने वो सारी बातें जब वो विंग से मिला था 4 साल पहले। समर का एक दिन, वो दिन बड़ा खास था तकबीर ध्यान के लिए। वो फर्स्ट टाइम इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था और वो जीत भी गया था। 12 बजे अनाउंस हुआ उसका पार्टी जीत गया। हर तरफ खुशी था उसका पार्टी में, उसका फादर सब खुश थे। खुश नहीं था तो वो पता नहीं क्यों, बट अंदर से खुशी उसे फील नहीं हो रहा था। वो कार लेके कहाँ जाए उसे नहीं पता, बस वो ड्राइव करने लगा। आसपास उसका कोई बॉडीगार्ड नहीं था। शहर के वो शोर शराबे से थोड़ा सा दूर वो जाने लगा। कुछ टाइम जाने के बाद वो एक जगह पे कार को रोका, एक बड़ा सा ट्री के नीचे कुछ टाइम बैठा और उसके बाद दरवाज़ा खोल के वो बाहर आया। बाहर आते ही एक ठंडा सा हवा उसे फील हुआ। वो आंखें बंद कर लिया। ये गाँव की मिट्टी, ये हवा, मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। ये शहर से बहुत दूर नहीं है, शहर से पास ही है, बट फिर भी इतना सुकूनदायक है। वो आसपास देखने लगा, तभी वो बड़े से पेड़ की तरफ नजर गया। 1 मिनट के लिए तकबीर का दिल एकदम कांप उठा था। वो अपनी लाइव को निकला। उसने सुना है आसपास के लोगों से कि दोपहर के टाइम पे पीपल के पेड़ पे चुड़ैल वगैरह सोती है। ऐसे तो वो मानता नहीं है, लाइक उस जैसे मिनिस्टर जो फिलहाल जीत गया है आज ही, वो ये सब बिलीव करेगा तो लोग उसके ऊपर हंसेगा नहीं। वो थोड़ा हिम्मत जुटा के वो थोड़ा आगे की तरफ गया एंड पेड़ की तरफ देखा। एक बच्चा, हाँ, एक छोटा सा ओमेगा बैठा हुआ था जिसका बाल खुला हुआ था, रेड बाल। एंड तभी उस ओमेगा ने अपनी प्यारी सी वॉइस में बोला, अरे डरिए मत, मैं भूत नहीं हूँ, मैं इंसान ही हूँ। तभी उसकी तरफ देखा, बोला मेरे साथ मजाक करे हो? हाँ, इस दोपहर के टाइम पे कौन सा इंसान ऐसे पीपल के पेड़ के ऊपर उठ के बैठा रहता है? डायमंड नीचे आओ। उसने बोला मैं ओमेगा हूँ, मैं बैठती हूँ। अब तकबीर ऊपर की तरफ देखा, बोला मतलब मैं डॉग से डर गई थी, देखिए आपके पीछे कितनी सारी है, इसी कारण तो मैं भागती हुई इस पेड़ के ऊपर आके बैठ गई। तकबीर
जो कि पीछे की तरफ देखा, उसकी गाड़ी के पीछे ही कुछ बहुत सारी डॉग्स बैठा हुआ था। शायद तो वो भी इस इंसान की नीचे उतरने की इंतज़ार कर रहा था, नीचे उतरेगा एंड वो लोग चपेट पड़ेंगे इस इंसान के ऊपर। अब उसके लाइक उसे सब कुछ पानी की तरह क्लियर हो गई एंड वो अपने सर को नीचे करके हंसा, पता नहीं क्यों, बट ऐसे चाइल्डिश बातों से, बिहेवियर से उसे हंसी आई। वो आसपास देखा तो दूर एक डंडा पड़ा हुआ था, उस डंडे को उठाया एंड उस डॉग की तरफ फेंका, तो वो डॉग जो है ना वो दौड़ के वहाँ से भाग गया। एंड तकबीर ऊपर देखने बोला, हे ओमेगा नीचे हो जाओ, वो सारे डॉग चला गया है। सच में ना? अरे हाँ हाँ सच सच, नीचे आ जाओ। अब बात सुनते हुए तुरंत नीचे आ गया। वो इतनी जल्दी आया था ना कि जो हमारी तकबीर था वो एकदम लाइक फ्रीज हो गया। वो आंखें झपकना भूल ही गई। वो सब सच सच लगने लगा कि इस दोपहर के टाइम पे ये कोई हूर परी तो नहीं है ना। वो उसकी आंखों में मिसमराइजिंग था, वो आंखें झपक नहीं पा रहा था, वो इतना फ्रीज हो गया था। दूसरी तरफ हमारी विंग जो कि उस इंसान की तरफ देखा और तभी तकबीर बोल उठा, स्नो वाइट। विंग जो तकबीर के ऐसे अजीब नज़रिए से वो थोड़ा सा लाइक अजीब सा फील किया। वो तो हमेशा घर में बंद ही रहता है, बहुत कम बाहर आ पाता है। अभी भी कहीं ना कहीं वो 12 साल की विंग के अंदर ही अटक गया है, मैच्योरिटी अभी आया नहीं। पर हाँ वो इतना जानता है इस सोसाइटी के इंसान अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है। उसके अंकल ने जो बोला है। तुरंत अपने बालों को ठीक किया क्योंकि उसका बाल बिखर गया था ना। वो तुरंत अपने बालों को पॉनीटेल किया। उसके बाद उसके पास एक स्कार्फ था जिससे वो अपनी फेस को ढक लिया। हाँ वो यही करता है जब भी बाहर जाता है, तो अपने प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इसी तरीके से अपनी फेस को ढक लेता है जैसे बुरी नज़र उसके ऊपर ना पड़े। अभी भी वो वही कर रहा था और तक भी जो छोटे छोटे करके विंग को ऑब्जर्व कर रहा था, विंग को देख रहा था, वो समझने की कोशिश कर रहा था इतना छोटा सा ओमेगा क्यों अपने आप को लाइक इस तरीके से ढक रहा है। वो कुछ बोलता या फिर सोचता, तभी विंग अपने आप को एकदम अच्छे से ढका बोला, मैं जा रही हूँ। तभी बोला, ए रुको रुको। विंग रुक गया, बोला, तुम इस टाइम पे ऐसे बाहर क्यों आए हो? हाँ तुम्हें नहीं पता प्यारी ओमेगाओ को इस दोपहर में बाहर नहीं जाना चाहिए, चुड़ैल पकड़ लेता है। और इन्हें देखकर बोला, पर मुझे तो कुत्ते ने पकड़ लिया था। फिर जो कि अपने लिप्स में बाइट करते हुए वो हंसी दिया, पता नहीं क्यों, बट उसे इस ओमेगा से बात करने का बहुत मन कर रहा था, इसे थोड़ा सा परेशान करने की। उसे बोला, अरे तुम्हें पता भी है ऐसे बाहर निकलोगे तो कुत्ते तुम्हें बाइट कर लेगा। विंग देखा बोला, सच में? उसे बोला, सच में। तुम्हारी ये जो लाल बाल है ना, इसको एकदम एकदम तुम्हारे बालों से खींच लेंगे। विंग डर गया और तुरंत अपने सर पे हाथ रखा एंड लिटरली उसकी आंखों में आंसू आ गया था। वो छोटे से उस बच्चे जैसे विंग को देख के तकबीर के फेस पे एक स्माइल आ गया, बट वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो हंसने बोला, अरे अरे रो मत ना, मजाक कर रही थी। विंग जो देखकर बोला, सच में? उसने बोला, हाँ हाँ सच में। तुम ये बताओ तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने बोला, वो क्या है ना, मेरी सीजीए स्कूल गया है और मेरी आंटी को बहुत बुखार आया है और मेरी सीजीए का भी तबीयत सही नहीं था, तो इसीलिए मेरी आंटी ने बोला कि मैं उनको लाने जाऊँ। तुम स्कूल नहीं जाते हो? मैंने बोला, नहीं। अब तकबीर उसकी तरफ देखा एंड बोला, क्यों तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करता है? पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? वही जो इतना इनोसेंट था वो तो बोला, वो मेरी आंटी ने बोला है कि मुझे पढ़ाने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं है, बट मेरा मॉम जब आएगा ना तब मैं फिर से स्कूल चला जाऊँगा, मतलब स्कूल जाऊँगी। वो तो बोला, मॉम तुम्हारी पेरेंट्स नहीं है? मैंने बोला, डैड नहीं है। फिर विंग को ऑब्जर्व किया। विंग जो उसकी डैड बात आती वो एकदम चुप हो गया था, उसके फेस पे मायूसी छा गया। उसे समझ आई ये ओमेगा भी पेन में है, तो वो उस टॉपिक को चेंज किया, कार के पास गया, चाबी से कार की दरवाज़ा खोला, विंग की तरफ देखने बोला, गेट इन द कार बच्चा। बच्चा वर्ड सुनते ही विंग अपने मुंह को छोटा कर लिया एंड ये देख के तकबीर के फेस पे फिर से स्माइल आ गई। अच्छा वो इतना हंस क्यों रहा है? फिर उसने बोला, पीछे जाके बैठो स्नो वाइट। विंग जो कि खड़ा था नीचे देखते बोला, वो मैं नहीं जाऊँगा। उसने बोला, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला, वो अंकल ने बोला है कि मैं किसी अनजाने से हेल्प ना लूँ, कोई अनजान मेरे लिए सेफ नहीं है। फिर समझा विंग की बातों को, उसके अंकल ने क्यों ये सब बात बोला ये भी वो समझा। उसने देखा एंड जेंटली स्माइल किया एंड बोला, तुम मुझे भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए सेफ हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी बुराई नहीं करूँगी, या फिर तुम मुझे अपना सेवियर मान सकते हो। वही सोचा, हाँ क्योंकि ऐसे भी उसका लेट हो गया है, ऊपर से ये इंसान डॉग से उसको बचाया भी है, और अभी अगर विंग जल्दी जल्दी घर नहीं पहुंचा तो उसकी आंटी उसे बहुत मारेंगे और शायद आज का खाना भी नहीं देगा। तो विंग तैयार हो गया, उस तक भी हंसा, कार की दरवाज़ा खोला, विंग पीछे की सीट में जाके बैठ गया। लाइक वहाँ से विंग का घर जाने में ऑलमोस्ट 15 मिनट लगेगा। हाँ, और तकबीर जो धीरे से कार ड्राइव कर रहा था
और उसे समझ नहीं आ रहा है आज इतना जल्दी क्यों समय चला जा रहा है, थोड़ा धीरे धीरे जाता तो क्या होता। तकबीर एंड विंग थोड़ी बहुत बातें किया एंड दोपहर के टाइम पे तकबीर विंग के घर के सामने आके कार को रोका एंड विंग जो स्माइल किया। सच में ये इंसान तो बहुत अच्छा है, उसे कुछ नहीं किया, उसका अंकल ने जैसा बोला था ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। विंग ने देखने बोला आप ना बहुत अच्छी हो सेब यार। तकबीर हंसा और उसके बाद विंग की तरफ देखा, कार की विंडो को नीचे किया, विंग की तरफ देखा, बोला हम फिर मिलेंगे स्नो वाइट। विंग बातों को उतना माना नहीं, वो हंसते हुए घर के अंदर चला गया था। उस दिन के बाद से जो तकबीर है वो विंग को भूल ही नहीं पा रहा था। उसके मन में दिमाग में हर एक जगह पे विंग नाम का एक शख्स बैठ गया था। एंड तकबीर अपने लोगों को लगाया एंड पता किया जियांग चैंग उसकी कज़न के बारे में। तब तक जियांग चैंग क्लब में जाता था, वो लिटरली ड्रग्स में एडिक्टेड हो गया था और तकबीर उसे सीधा उसके पास ले गया था उसकी क्लब में। एंड जियांग चैंग से उसे पता चला था विंग अनाथ है, उसका कोई भी नहीं है। उसने एक बार सोचा कि वो जियांग चैंग को बोल के विंग को स्कूल में भर्ती करवा देगा, फिर वो रुक गया, नहीं वो ये नहीं करेगा क्योंकि विंग जैसे हुरपरी इतना प्यारी इंसान स्कूल में जाएगा, बहुत सारे लोग नज़र देगा, ये उसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए वो सेल्फिश सा डिसीजन लिया, विंग स्कूल नहीं जाएगा। बट हाँ, वो जियांग चैंग को पैसा देता था, उस पैसे से जियांग चैंग ड्रग्स खरीदता था। बट उसने एक शर्त दिया था कि तुम विंग का पढ़ाई का इंतज़ाम घर में करोगे, उसके बदले मैं तुम्हें सारा पैसा दूंगी जो तुम चाहते हो। अब पैसा इतना मिल रहा है और जियांगजू को क्या ही चाहिए। कभी कभी तकबीर बहुत प्यारी तरीके से विंग के लिए पसंदीदा चीज़ें खरीदता था, बट वो कभी विंग के पास पहुंचता ही नहीं था क्योंकि जियांग चैंग जैसे कमीना इंसान वो सब कुछ अपने नाम करके उसकी बहन यानली को दे देता था। हाँ, वो यानली को दे देता था। जियांग चैंग तकबीर के कारण विंग के साथ ज़्यादा बदतमीज़ी तो कर नहीं पाता था, कभी अगर मौका मिल जाता था तो वो मौका वो छोड़ता भी नहीं था। ज़्यादा पैसा मिल रहा है इसके कारण वो तकबीर की सब बात सुनता था। तकबीर कभी कभी उसे बोलता था विंग को बाहर लेके आओ, विंग से मिलना चाहता है। और तकबीर की बात सुन के जियांग चैंग वही करता था, किसी न किसी बहाने से विंग को बाहर जाता था, बाहर लेके जाता था, बाहर भेजता था और तकबीर उसे देखता था। तकबीर का मन कहीं ना कहीं मन ने लेकिन वो मानता ही नहीं था कि विंग बच्चा है। वो खो बैठा था विंग के प्यार में, उस बच्चे के प्यार में। वो बहुत बार पैसा दे दे के विंग की शादी को रोक दिया था क्योंकि मैडम यू विंग को अपनी सर से उतारना चाहता था, इसीलिए इस छोटी सी उम्र में विंग का शादी करवाना चाहता था और तकबीर वो नहीं होने देता था। वो बार बार विंग की शादी को तोड़ता था और हमेशा जियांग चैंग को थ्रेट दे के बहुत सारी बहाने से विंग को बाहर भेजता था, कभी यानी कोई स्कूल जाने के लिए, कभी कोई सामान लाने के लिए। और विंग जब भी बाहर जाता था उसका मुलाकात तकबीर के साथ हो जाता था। इनोसेंट विंग कभी पता ही नहीं कर पाता था कि ये सब तकबीर खुद से करवा रहा है विंग से मिलने के लिए, क्योंकि तकबीर तो पड़ गया है विंग के प्यार में और प्यार में पड़ के वो ये सारी प्लान कर रहा है। और इन सारी प्लान के बीच में भी वो जाके भी विंग के बारे में, विंग के साथ होने वाले बहुत सारे टॉर्चर के बारे में उसे पता ही नहीं था, उसे कोई खबर ही नहीं था कि मैडम यू क्या कर रहा है, जियांग चैंग क्या कर रहा है, उसके आगे पीछे क्या हो रहा है। तकबीर इंतज़ार कर रहा था अच्छे मौके की, हाँ विंग की थोड़ा बड़े होने की। बट उससे पहले एक तूफान सा आ गई। उसने क्या कुछ नहीं किया, उसके पापा से छुपाई हुई विंग को दुनिया वालों से छुपाने की कोशिश किया। बस कुछ दिन के लिए वो क्या गायब हो गई, बुरी नज़र पड़ गई उसकी स्नो वाइट के ऊपर। बट इतनी मुशक्क़त के बाद भी आज से अभी से उसका स्नो वाइट उसका है। उसका 4 साल का इंतज़ार अब सक्सेसफुल हुआ। हाँ, ये विभूषण आज से अभी से उसका है। उनके बाल जो कि उसकी फेस की तरफ आ रहा था, तकबीर जो देखा विंग इरिटेट हो रहा है, वो थोड़ा सा हाथों को आगे बढ़ाया, फिर से वो रुक गए। उसे याद आई उसके प्रॉमिस के बारे में। बट वो ऐसे विंग को देखेगा तो उसकी मंदिर से और भी बेचैनी होगा, इसीलिए वो थोड़ा आगे गया और फूंक मारा विंग की बाल जो उड़ गया। एंड विंग तकबीर की तरफ देखा। तकबीर थोड़ा हंसा बोला, मैंने तुम्हें टच नहीं किया, मैंने प्रॉमिस किया था ना तुम्हारी परमिशन के अलावा कभी तुम्हें टच नहीं करूँगी। विंग तकबीर की आंखों की तरफ देखा एंड उसके बाद एक स्माइल किया छोटा सा एंड उसके बाद बोला मुझे पता है। सन्नू जो सोया हुआ था
पिछले 2 दिन से तो वांगजी सबका खाना पीना चैन नींद सब उड़ा के बैठा हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले उसे चांस मिला था क्योंकि उसने देखा था वांगजी सो रहा है, तो वो भी मौके का चौका लेके वो भी जाके सो गया था। बट उसका नींद किसका बर्दाश्त होता बना। एक गार्ड आया एंड बुलाया, तो वो लिविंग रूम के पास आ गई जहाँ पे जिन जूशन बैठा हुआ था। जिन जूशन को देख के वो उसके पास गया, तभी ऊपर से किसी के आने की शोर आई। दोनों ने ही सर को ऊपर करके देखा तो वांगजी को देख के मोशनों की आंखें छोटी छोटी हो गई। थोड़ा सा शक हुआ। हाँ, वो वांगजी की तरफ देखा। इस इंसान की ड्रेसिंग सेंस सडनली इतना चेंज क्यों हो गई? कुछ टाइम पहले भी तो ये इंसान ड्रग्स लेके पड़ा हुआ था और अब भी इस तरीके से एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से तैयार होके क्या क्या कर रहा है? वो ऊपर से नीचे तक वांगजी को स्कैन किया, उसे कुछ समझ ही नहीं आई। टिकट से भी जल्दी अगर कोई रंग बदलता है ना तो वह है लान वांगजी जैसे एक रहस्यमय इंसान। हाँ, वो वांगजी को देख रहा था। ऐसे तो सब सेम ही है, काले कपड़े ही पहना हुआ है, पर चेंज है तो सिर्फ बालों में। वांगजी कभी भी बालों में जेल वगैरह से यूज़ नहीं करते, बट आज 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 उसने वो किया। कलर की रिपीट जीन्स और एक फिटिंग शर्ट पहना हुआ था, जेल्स अपनी बालों को भी सेट किया हुआ था। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ऊपर से शर्ट को फोल्ड भी किया हुआ है और शर्ट की तो बटन खुला हुआ है जिससे उसका वो वाइट मिल्की जो चेस्ट है वो विजिबल है। ऊपर से वहाँ पे एक चेन पहना हुआ है जो भी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। एक डार्क परफ्यूम भी यूज़ किया है जिसका स्मेल वो लोग दूर से भी फील कर पा रहे। वांगजी के फेस पे एक हंसी है जो कि मोशनों को और भी ज़्यादा शक पैदा करवा रहा है। तभी वांगजी ने कुछ और बोला जिससे अब मोशनों का कान और दिमाग बहुत ज़्यादा ही चौकन्ने हो गई, क्योंकि वांगजी ने बोला, रेडी बॉयज, वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। मोशन और जिनजूशन एक दूसरे की तरफ देखा और एक लंबा सा ब्रीथ लिया। नहीं चले गए थे ट्रिप के लिए तैयार होने। लिटरली जिनजूशन को कुछ टाइम पहले वांगजी ने इमरजेंसी कॉल करके यहाँ पे बुलाया था और उसके बाद वो लोग ट्रिप में जा रहे हैं। वाई, इस ट्रिप का मतलब क्या है, कहाँ जाने वाले, पता नहीं किसकी बर्बादी करने, ये तो बस ऊपर वाला ही जाने। कैलिफोर्निया जो यूएसए की एक स्टेट है जो कि बहुत बड़ा है। दुनिया के बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। हाँ, साल में बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने भी आते हैं। और अभी यूएसए की जो कैलिफोर्निया है वहाँ की जो एयरपोर्ट है डेनवर, वहाँ पे कुछ ही टाइम पहले एक अपनी पर्सनल जेट आके रुका था एंड उसके बाद उस प्लेन से एक शख्स बाहर आया। उस एयरपोर्ट में बहुत सारी एंट्री की जगह था, 100 से भी ज़्यादा। तभी हर एक टनल पे ABCD करके लिखा हुआ था। तो C टनल से बाहर आया एक शख्स जो ऊपर से नीचे तक काले लिबास में ढका हुआ था और उसके पीछे उसका 2 सिपाही था, एक उसका लेफ्ट हैंड, दूसरा उसका राइट हैंड। और वो इंसान जो अपनी आंखों से सनग्लास को हटाई और आसपास देखने लगा। हाँ, आसपास देखा, वो था लान वांगजी। और आगे बढ़ती गई, फेस से स्माइल जा ही नहीं रहा था। क्यों इतना स्माइल कर रहा है वो तो बहुत अच्छे से उसे ही पता है। टनल को क्रॉस करके पार्किंग एरिया में पहुंच गई वांगजी। तभी किसी ने पीछे से उसको बुलाई, लान वांगजी। ऐसे एक दूसरी कंट्री में अपनी नाम सुन के वांगजी रुक गया और पीछे मुड़ा तो एक इंसान खड़ा हुआ है जो कि उसको देख के हंस रहा है। उसके हाथों में ब्लैक रोज है एंड वो इंसान जो आगे आ रहा था उसके पीछे भी 2-4 गार्ड थे जिनके हाथों में कुछ मशीन गन्स था। एयरपोर्ट के अंदर भी कोई गन्स लेके आ सकता है। कुछ लोग जिनके पास बहुत पावर होते हैं, हाँ बहुत पावर। वो लोग हंसते हंसते आगे आया और थोड़ा पास आता ही वांगजी हाथ ऊपर करके उसको रोक दिया एंड वो इंसान की फेस की हंसी गायब हो गई। बट फिर भी वो अपने आप को ठीक किया एंड फिर से हंसा एंड बोला, वेलकम वेलकम क्राइम लॉर्ड। वो इंसान रुका और वांगजी के पीछे खड़े हुए उन 2 गार्ड की तरफ देखा जो कि लिटरली उसे घूर रहा था। वो अपनी स्लाइवा को निकला, उसके भी पीछे गार्ड्स है, बट वांगजी के ये 2 गार्ड के बारे में उसे बहुत अच्छे से पता है। तभी वो उसके हाथों में जो बुक्स था ना, वो आगे बढ़ाया और जिनजूशन अपने हाथों में वो बुक को बुकेस को पकड़ लिया उस फ्लावर की। तभी वांगजी जो उसकी तरफ देखा गुस्से में बोला, डोंट यू नो दैट आई डोंट लाइक फ्लावर।
जी के ऐसे वॉइस से जिनजूशन हड़बड़ा गया। वो तुरंत पास में जो वेस्ट डस्टबिन था ना वहाँ पे गया, उन बुके को फेंक दिया। वो जो सामने लोग इंसान खड़ा हुआ था ना, उसे थोड़ा अपमान सा फील हुआ। वो तुरंत पीछे देखा, उसकी गर्ल्स देख तो नहीं रहा है। एंड वो पीछे मुड़ती, उसकी गर्ल्स ने अपनी सर को नीचे कर लिया। उसे थोड़ा शर्म आई, बट फिर से अपने आप को ठीक किया। तभी भांजी बोला, वेयर इज़ द कार्ड। इंसान फिर से खुश हो गई। भांजी जैसे माफिया को इम्प्रेस करने की मौका मिल गई। वो हंसा एंड बोला, ये रही आपकी पसंदीदा कार। भांजी उस जिस तरफ इशारा किया था उस तरफ देखा तो वहाँ पे 4 कार खड़ा हुआ था BMW की। भांजी उन कारों की तरफ देखा एंड उसका नज़र गया थर्ड कार जो ब्लैक कलर का था। भांजी सीधा चलते हुए वहाँ पे गया। वहाँ पे जाते ही उसके अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ था ना उसके तरफ देखा और बोला, आउट। और वो जो ड्राइवर था ना वो तुरंत भांजी की वॉइस सुनते जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गई और जिनजूशन जाके भांजी की कार की दरवाज़ा खोला। भांजी पीछे की सीट में बैठ गई और जिनजूशन और मोशनू आगे की सीट में बैठ गया। जिनजूशन जो कि कार को ड्राइव करने लगा और भांजी अपनी उस ड्रैगन वाले हाथों से लैपटॉप में गहरी मन लगाए कुछ कर रहा था और जिनजूशन ने कार को स्टार्ट किया। हवा की रफ्तार में वो कार चलने लगा। वो कार वहाँ पे जाती, वो जो इंसान था वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया और अपनी कार जो गार्ड थी उनकी तरफ देखा, बोला, कार निकालो, यहाँ से जाना है। तो जो ड्राइवर था वो जल्दी उनका कार लेके आ गई और वो उस कार की तरफ बैठा। तभी जो इंसान बैठा हुआ था ये था कैलिफोर्निया की सबसे बड़ा ड्रग डीलर। हाँ, क्योंकि भांजी के अंडर ही काम करता है। भांजी इटली से अपनी ड्रग सप्लाई करता है कैलिफोर्निया में। कुछ टाइम पहले इस इंसान के साथ भांजी की मुलाकात हुई और भांजी के साथ ये जुड़ने के लिए पागल हो गई थी, क्योंकि भांजी जैसे इंसान के साथ जुड़ना मतलब अपनी किस्मत को चमका देना। हाँ, चमक तो रहा ही है इतनी सालों से। जब से भांजी के साथ जुड़ा है उसका नाम और पावर और भी बढ़ गया है कैलिफोर्निया के अंदर। और आज जब भांजी यहाँ पे आया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भांजी को बहुत ज़्यादा मानता है। मन में कहीं ना कहीं भांजी जैसा बनना भी चाहता है, बट ये थोड़ी ना इतना पॉसिबल है। वो BMW कार आगे रुका एक रिसोर्ट के सामने। हाँ, एक रिसोर्ट के सामने जो बाहर से देखे लग्जरियस नहीं लगेगा, बट अंदर जाएगा तो समझ आएगा। कार रोक दी, उनकी देखा और भी 4 से 8 कार उस जो फार्म हाउस था या फिर रिसोर्ट था उसके पास आ गई। वो सारे था भांजी की गार्ड की। अब भांजी ऐसे कहीं पे थोड़ी ना जा सकता है, इसीलिए वो यहाँ पे आने से पहले गार्ड्स की इंतज़ाम कर लिया था और वो सारी गार्ड्स ने उस पूरे रिसोर्ट को अच्छे से घेर लिया भांजी को प्रोटेक्शन देने के लिए। भांजी जब नीचे उतरा तब तक उन लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन ले लिया था। भांजी नीचे आते ही अपनी कोट को ठीक किया और लंबे लंबे कदम लेते हुए रिसोर्ट के अंदर चला गया। पहले सब गार्ड्स को वार्निंग दिया गया था, स्पेशली जो ओमेगा स्टाफ थे उनको, कि भांजी के सामने कोई मत आना। इसीलिए कोई भी फॉर्मेलिटी करने के लिए भांजी के सामने आया ही नहीं था। जस्ट भांजी आएगा उससे पहले उसकी एक रूम की दरवाज़ा खोल दिया गया था। काम खत्म करते ही वो गार्ड्स अलर्ट हो गए और अपनी अपनी जगह पे जाके खड़ा हो गया और भांजी लंबी लंबी कदम लेते हुए सीधा अपने रूम में चला गया था। जितनी भी फीमेल स्टाफ था ना वो छुप के भांजी को देख रहा था और एडमायर कर रहा था कि कितना हैंडसम है उनका बॉस। बट उनको क्या पता, हैंडसम तो ऊपर से, अंदर से एक डेविल है। भांजी रूम में जाते ही सीधा बेल्कनी की जो काउच है वहाँ पे जाके बैठ गया। सामने रेड वाइन रखा हुआ था, उसको उठाया एंड पीने लगा। समय जाने लगा। भांजी जिसके अंदर उसका वो डेविल धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसके हाथों की ग्लास और भी सख्त होने लगा। और दूसरी तरफ ड्रग डीलर जो कि भांजी की तरफ देखा। भांजी इस रिसोर्ट को लेके कोई कंप्लेन नहीं किया। ये देखते हुए वो एक रिलीफ सा सांस लिया और उसके बाद वो भांजी की तरफ देखा। अब भांजी के सामने उसे अपना पॉइंट तो बढ़ाना ही है। यार मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं बता नहीं सकती। रात की 2 बज रहे हैं, मुझे सोना है, कल सुबह मुझे एक प्रेजेंटेशन देना है, बट ये कुत्ते साले रुक ही नहीं रहा है। मतलब मेरा काम हर कोई बिगाड़ने के लिए बैठा हुआ है। वैसे तो उस ड्रग डीलर को भांजी के टेस्ट के बारे में पता ही है, क्योंकि वो भांजी के बारे में रिसर्च किया है। इसे भी 2-3 बार भांजी से मिला भी है, तो भांजी के बारे में उसे आइडिया था। इसीलिए तो वो इतना बेस्ट रिसोर्ट बुक किया है। और जब भांजी कुछ कंप्लेन नहीं किया तो उसे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। अब भांजी को इम्प्रेस करने के लिए वो देखने बोला, बॉस अब बताइए बस एक बार, मैं आपको कैसे खुश करूँ। मोशन्नू और जिनजूशन एक दूसरे की तरफ देखा। लिटरली मोशन्नू फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था इस इंसान से। भांजी उस पास में जो समंदर था उसकी तरफ देखा। वाइन की जो ग्लास था ना उसे घुमा रहा था। घुमाते घुमाते बोला, होटल बेर यारे
पूरा का पूरा कंट्रोल मुझे चाहिए। जिन जुशन थोड़ा शक्की नज़र से वांग जी की तरफ देखा, बट मोशन नो, उसने पहले ही सब कुछ अंदाज कर लिया था, इसीलिए वो रिलैक्स था। बट जिन जुशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो क्वेश्चनिंग भरी आंखों से मोशनों की तरफ देखा। मोशनों ने हंसा और आंखों से इशारे से कुछ समझाया। जिन जुशन लिटरली शॉक्ड हो गया। वो शॉकिंगली वांग जी की तरफ एक बार देखा। दिमाग में हज़ारों क्वेश्चन चल रहा था। और तब तक वो जो ड्रग डीलर था ना, वो खड़ा हुआ साइड में गया। जस्ट कुछ 2 मिनट किसी से बात किया और वांग जी के सामने आके खड़ा हुआ। इंटर स्माइल के बोला, काम हो गया है बॉस। सेटिस्फैक्शन से स्माइल आ गई। तभी जो मोशनों का फ़ोन था ना, वो बज उठा। मोशनों तुरंत फ़ोन की तरफ देखा और उसके बाद एक अपनी स्लाइवर को निकला और वांग जी के पास फ़ोन लेके गया। फ़ोन को रिसीव करके वांग जी के सामने रखा, बोला, बॉस फादर। वांग जी जो फ़ोन की तरफ देखा, फ़ोन को अपने कानों के पास लिया, इटालियन लैंग्वेज में क्या 2-4 बातें किया और उसके बाद फ़ोन को बिना काटे मोशनों के पास फिर से दे दिया। और मोशनों फ़ोन काटता उससे पहले ही वो सुना फादर बोल रहा था, कम बैक टू इटाली माई सन, इट्स माई वाटर। तभी वांग जी ने बोला, हे यू। तभी जो पीछे ड्रग डीलर था ना, वो बोला, हाँ हाँ बस। वो तुरंत वांग जी के सामने आके खड़ा हुआ एंड घुटनों में बैठ गया। जी के अंदर की वो हैवान शायद जाग उठा था। वांग जी के हाथों में जो ग्लास था वो उसको पकड़ा एंड वो ग्लास एकदम टूट गया वांग जी के हाथों से। अब ब्लड निकलने लगा। वांग जी उस ब्लड की तरफ देखा और अपनी दांतों को खींचते हुए बोला, यू आर फकिंग वेलकम टू द हेल रेड। वांग जी के बात खानों पे जाते ही मोशन ने तुरंत वांग जी की तरफ देखा। उसका सिक्स सेंस बोल रहा है, कुछ बहुत बड़ा सा होने वाला है, बहुत डरावना। ये माफिया बॉस के ऊपर मुंह के ऊपर बात करने जैसा हिम्मत मोशनों का नहीं है। फिर भी इस बार उसने अपनी हिम्मत लाया। देखा, बोला, वो ओमेगा किसी और से शादी करके यूएस आ गया है और यहाँ पे उन लोगों का शायद कोई लव स्टोरी चल रहा होगा और आपके साथ तो कुछ है भी नहीं। देन फिर क्यों अब फादर की बातों को मान नहीं रहे? क्यों इतनी बड़ी रिस्क उठा रहे? क्यों बर्बादी के खेल पे उतर आए आप बॉस? जी का दिमाग एकदम एकदम ब्लास्ट होने के घर पे आ गया था। वो लिटरली क्रॉन करके उठा, मोशनों की तरफ देखा और चिल्ला के बोला, बिकॉज आई एम अडिक्टेड, आई एम ऑब्सेस्ड, आई विल नेवर लेट हिम गो। समझ में आई? मैं लान वांग जी अपनी शिकार को कभी नहीं छोड़ सकती। मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी शिकार को अपने पास छीन के लाऊंगी और पूरा दुनिया देखेगा ये सारी चीज़ें। ये बोल के वो खड़ा हुआ, उसका जो रिवॉल्वर है उसे फुल लोड किया और उसके बाद वहाँ से चला गया। अभी भी उसके हाथों से ब्लड निकल रहा था। तो उस तरफ वो जो ड्रग डीलर था ना, वो तुरंत मोशनों की तरफ देखा। उसे कुछ समझ ही नहीं आई। दूसरी तरफ जिन जुशन अपनी लिप्स को बाइट करते हुए खड़ा था। आ गई हमारी शिकार अपनी शिकारी को अपने पास लाने के लिए। अब आगे क्या होगा वो आगे ही देखने को मिलेगा। और आज की बात आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और आपको क्या लगता है आगे कैसे होगा प्लीज़ ये भी मुझे बताना। ओके, सो बहुत बात कर लिया और मैं बहुत धीमे से बात कर रही हूँ बिकॉज मेरी मम्मी पापा मेरे सामने वाले रूम में ही सोया हुआ है। अगर उनको पता चल कि रात की 2 बजे तक मैं जगा हुआ हूँ और ये सब करूँ तो मुझे बहुत मार पड़ेगा। इसीलिए अभी के फ़िलहाल बाय बाय और बाद में मिलते हैं।